यूपीएससी जियो केमिस्ट के अंदर हिस्ट्री की PYQ आज डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, वो भी 2020 का है ना। ये ड्रीम जॉब आपका, अगर आपका ड्रीम जॉब है तो फिर तो साथी भी चाहिए ना ड्रीम को हासिल करने के लिए। चलिए आपका साथी से मिलवाते हैं। देख लीजिए MSP एडू पार्क में कोर्स को लॉन्च कर दिया गया है। पहली बार यूपीएससी कंबाइंड कोर्स जियो साइंटिस्ट के लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप अभी भी अवेल नहीं की है तो फिर आप जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, क्लिक कीजिए एंड ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो और कोर्स फी आपका बहुत ही मिनिमल है, आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑफर चल रहे हैं इंडिपेंडेंस डे का, तो देर किस बात की, अगर ड्रीम को हासिल करना है तो प्लीज़ ज्वाइन विद अस। ओके, चलते हैं कौन कौन सा क्वेश्चंस 2020 में हिस्ट्री के अंदर पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आइए पहला क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चंस देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी टू बिगिन विद एक्सपोर्टेड इंडियन गुड्स टू वेस्टर्न कंट्रीज, which one of the following is not one of the goods in the trade। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये मतलब कौन सा ऐसा है कि ट्रेड होता था, और यहाँ पे क्वेश्चन से कौन सा ट्रेड नहीं होता था। अरे भाई नोट कहाँ गया, हाँ नहीं होता था, कौन सा ट्रेड नहीं होता था। आंसर कीजिए पहले तो आप, फिर हम देखते हैं। चलिए आंसर कीजिए, कौन सा ट्रेड नहीं होता था। मसलिन, कैलिको, सिल्क और ऊल। देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलिको। पता है ये कैलिको क्या है? सफेद रंग का, मतलब ये पूरा सफेद रंग का आपका कोई भी कलर नहीं था, कपड़ा होता था, ठीक है, कैलिको। और यहाँ पे मसलिन की जो बात करें, ढाका का जो मसलिन है वो उसी टाइम पे बहुत ही फेमस हुआ करता था। नेक्स्ट आता है आपका सिल्क, ये तो कच्चे जो रेशम था उसका तो एक्सपोर्ट करता ही था। और नेक्स्ट आता है आपका वूल। ओके, वूल का बहुत सारा ट्रेडिंग हुआ करता था, पर ये कैलिको का नहीं होता था ट्रेड। पहले तो कैलिको का ट्रेड हुआ करता था, पर ये जो टाइम था आपका 1721 यहाँ पे आया एक एक्ट, कैलिको एक्ट। ओके, ये इंपोर्ट ब्रिटेन के अंदर बैन कर दिया गया था। उसके बाद कैलिको का आपका ट्रेडिंग बंद हो गया। फिर ये जो मसलिन, सिल्क, वूल ये सब होता था, पर कैलिको नहीं होता था, ठीक है। अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, तो ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1600 में। और यहाँ पे इंडिया में रूलर कौन था? मुगल रूलर अकबर था, है ना, अकबर था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिश के टाइम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following pairs of the founder and newspaper are not is not correctly matched? चलिए, वंदे मातरम बंकिम चंद्र, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बॉम्बे समाचार फरदौनजी मरजविन एंड अल हिलाल अबुल कलाम आजाद। कीजिए, आंसर कीजिए पहले। आया कुछ आंसर निकल के? नहीं आया, ट्राई कीजिए। पहले तो आप ये बताइए, वंदे मातरम कहाँ पढ़े हैं? वंदे मातरम ये बंकिम चंद्र का ये न्यूज़पेपर था। बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम का जो स्लोगन था वो आनंद मठ से उन्हीं का लिखा हुआ स्लोगन है, ठीक है, पर ये न्यूज़पेपर नहीं था। वो जो वंदे मातरम न्यूज़पेपर का नाम है वो था लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय
लाला लाजपत राय। ये कौन था? लाला लाजपत राय था आपका एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर। इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता था, पंजाब केसरी, ठीक है, पंजाब केसरी भी कहा जाता था। साइमन गो बैक का नारा कब दिए थे? 1927 में। और इन्होंने 1920 में एस्टेब्लिश्ड हुआ AITUC, मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कमीशन का जो प्रेसिडेंट थे, पहला प्रेसिडेंट इन्हीं को बनाया गया था। और इन्हीं इसी ईयर में 1920 का जो सेशन हुआ था कलकत्ता के अंदर, कौन सा सेशन? ये 1920 वाला जो सेशन, ये सितंबर में हुआ था, पता है, ये एक स्पेशल सेशन है। फिर से एक सेशन नागपुर में दिसंबर के अंदर ये मेन सेशन को कंडक्ट किया गया था। और इसी सेशन में इन्होंने प्रिसाइड की थी, मतलब लाला लाजपत राय जी ने प्रिसाइड भी की थी। और इन्हीं सेशन में इसी ईयर में नॉन कोऑपरेशन का लॉन्च कर दिया गया था, ठीक है। ये तो था आपका लाला लाजपत राय के ऊपर। तो सिर्फ और सिर्फ लाला लाजपत राय को जानेंगे और किसी को नहीं जानेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन में आप देखिए बाल गंगाधर तिलक। अगर बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो ये जो केसरी है, केसरी आपका केसरी जो है वो एक जर्नल था और एक था मराठा जो जर्नल है वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। और ये जो केसरी ये आपका मराठा लैंग्वेज में था, ठीक है, मराठा लैंग्वेज में था। बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करें, मैंडले जेल, यहाँ इनको क्या मैंडले जेल में भेज दिया गया था 1908 में, मैंडले जेल। और ये भी एक एक्सट्रीमिस्ट थे जो कि बाल गंगाधर तिलक मतलब लाल बाल पाल, वो लाला लाजपत राय के साथ ही कोलैबोरेशन में थे। क्या बोल रहे थे हम? हाँ, वो एक्सट्रीमिस्ट थे। और ये 1916 को जाकर ये लखनऊ पैक्ट में भी आया। और होम रूल मूवमेंट भी इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था, अलॉन्ग विद कौन? एनी बेसेंट, ओके, एनी बेसेंट, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा और क्या किया गया था? शिवाजी फेस्टिवल और गणपति फेस्टिवल, इन्हीं दो फेस्टिवल को हिंदुइज्म को प्रमोट करने के लिए ये प्रमोट कर दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है आपका फरदौनजी मर्जबीन। ये एक जर्नलिस्ट थे। और ये जो बॉम्बे समाचार है ये एशियाज ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। और ये जो देख रहे हैं ना अल हिलाल, अबुल कलाम आजाद की बात करें, अल हिलाल एंड अल बलग, ये दोनों ही है आपका उर्दू जर्नल, ठीक है, उर्दू जर्नल। अगर अल हिलाल अल बलग इन्होंने तो शुरुआत की थी। और अबुल कलाम आजाद की बात करें, इंडिया विंस फ्रीडम, ये बुक इन्होंने लिखा था, इंडिया विंस फ्रीडम। अबुल कलाम आजाद यंगेस्ट मेंबर थे INC के अंदर। और लॉन्गेस्ट टेन्योर इन्हीं का था, मतलब लॉन्गेस्ट टाइम तक ये सर्व किया है ये INC में, ठीक है। अबुल कलाम आजाद हमारे इंडिपेंडेंस इंडिया का फर्स्ट कौन था? एजुकेशन मिनिस्टर, ओके, एजुकेशन मिनिस्टर। चलिए क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। In 1797, under a clause of which one of the following settlements Raja of Burdwan's estate was auctioned when he failed to pay the revenue to the East India Company?
हाँ, क्वेश्चंस तो इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। हाँ, चलिए आंसर कीजिए। ताल्लुकदारी, रायतवारी, परमानेंट या महलवारी? आइए देखिए, राजा ऑफ बर्दवान। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये चीज देखेंगे ना, राजा ऑफ बर्दवान, अगर पता है कि बर्दवान कहाँ पे है, ये क्वेश्चंस का आंसर आप ये चुटकियों में निकल जाएगा। सच बता रही हूँ। आंसर कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आया कुछ आंसर? आया कुछ आंसर? है आपका परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस का एक सिस्टम था, और इसी के साथ साथ आपका सनसेट लॉ भी था। सनसेट, अरे भाई, सनसेट लॉ भी था। ये सनसेट लॉ क्या था? जो भी टैक्स है ना और रेवेन्यू है, जो भी टैक्स और रेवेन्यू है, वो सनसेट के पहले आपको मतलब वहां पे जमा कराना पड़ता है, नहीं तो खबर है आपका। तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट, अच्छा तो पहले आप ये जान लीजिए कि राजा बर्दवान का नाम क्या था? तेज चांद। तेज चांद, ये हो गया आपका राजा ऑफ बर्दवान। ठीक है, तो 1797 की बात कर रहे हैं। और ये जो आपका महलवाड़ी सिस्टम आप देख रहे हैं, रायतवाड़ी सिस्टम, ये आपका मुनरो का प्लान था। ठीक है, महलवाड़ी, रायतवाड़ी, ये परमानेंट सेटलमेंट की जो बात कर रहे हैं, बंगाल, बिहार, ये बंगाल में है। ठीक है, बर्दवान बंगाल में है। बंगाल, बिहार, ओडिशा, इन्हीं जगह पे थे। ठीक है, और बाकी के ये मतलब नॉर्थ इंडिया में भी फैला हुआ था। और महलवाड़ी ये आपका वेस्टर्न इंडिया का पार्ट था, और ये जो रायतवाड़ी ये आपका साउथ इंडिया का पार्ट था। ये रायत, रायत मतलब साउथ इंडियन लैंग्वेज में रायत मतलब क्या है? रायत मतलब आपका फार्मर है। ठीक है, फार्मर। ये एक योजना भी आया था, रायतु बंधु। रायतु बंधु, अगर हम गलत नहीं है तो फिर ये रायतु बंधु योजना ये आया था तेलंगाना में। ठीक है, तो वहां पे रायत कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which one of the following groups of movements, revolts, rebellions or riots, लग रहा है सिनोनिम पढ़ा रहे हैं, is in chronological order, मतलब starting from the earliest, ये पहले से earliest से start करना है कि सांताल अपराइजिंग, तेभागा, डेक्कन रायट्स, या फिर कोल सांताल डेक्कन रायट्स, या फिर सांताल तेभागा कोल, या फिर कुका डेक्कन सांताल। आंसर कीजिए। अगर आपको ये सब रिवॉल्ट का ईयर आपको याद है तो फिर बहुत ही इजी है। ठीक है, तो चलिए याद करके ये क्वेश्चंस का आंसर कीजिए। कीजिए आंसर कीजिए। अच्छा, पहले तो ये बताइए, सांथाल रेवोल्यूशन, सांथाल अपराइजिंग ये कब हुआ था? 1855 हुआ था कि नहीं? तेभागा कब हुआ था? 1946। ठीक है, और ये डेक्कन रायट्स कब हुआ था? डेक्कन रायट्स ये हुआ था 1875। डेक्कन रायट्स देख लीजिए, डेक्कन रायट्स 1875। कोल कहाँ पे है? कोल 1831। और है आपका, हाँ, कुका रिवॉल्ट ये 1872। भाई ये 1872। आप इसको अरेंज कीजिए, तो इसको अरेंज करके कोल रेवेलियन कब हुआ? कोल रेवेलियन, कोल 1831 हो गया, 1831। सांथाल रेवेलियन 1855 हो गया। डेक्कन रायट्स 1875 हो गया। ये ऑप्शन बी, एक ही ऑप्शंस को ट्राई किया, वो मिल गया, हो गया। देख लीजिए, कोल रेवेलियन, उसके बाद सांथाल अपराइजिंग आया था, और आपका डेक्कन रायट्स आया था। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो सांथाल रेवेलियन है, इसका लीडर कौन था? सिधू कान्हू। सिधू कान्हू था, है ना? सिधू कान्हू। नेक्स्ट क्या है
आपका तेभागा, तेभागा में आपका कमरान सिंह और भवन सिंह, तेभागा मूवमेंट में कमरान सिंह एंड भवन सिंह, ठीक है, भवन सिंह, ये आप नोट करते चलिए, कमरान सिंह एंड भवन सिंह। और ये जो डेक्कन राइट हुआ था, डेक्कन राइट में आपका वासुदेव बलवंत फाड़के, वासुदेव बलवंत फाड़के। नेक्स्ट आया था आपका कोल रिवोल्ट, कोल कहाँ है, कोल बुधु भगत, बुधु एंड जोआ भगत, ठीक है, बुधु एंड जोआ भगत। और नेक्स्ट आया है आपका कुका रिवोल्ट, कुका में आपका सतगुरु राम, ठीक है, सतगुरु राम सिंह जी, वो एक ही हुआ, सतगुरु राम सिंह जी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है, आप नोट कर लिए ना। चलिए नेक्स्ट आइए, which one of the following statements is not correct about खिलाफत मूवमेंट। भाई खिलाफत मूवमेंट देखिए कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, नॉट करेक्ट। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, नहीं तो आंसर सब करके आ जाओगे, फिर आप ये कहोगे कि मैं आंसर्स तो हम सब किए हैं, नंबर क्यों नहीं आया। यही होता है खेल। चलिए आंसर कीजिए। इट वॉज लेड बाय मोहम्मद अली शाह एंड शौकत अली। इट डिमांडेड दैट टर्किश सुल्तान मस्ट रिटेन कंट्रोल ओवर द मुस्लिम सैक्रेड प्लेसेस in the erstwhile Ottoman Empire। नेक्स्ट आया है आपका खलीफा must be left with sufficient territory to enable him to defend the Islamic faith। या फिर आपका डी the Congress did not support the movement। चलिए आंसर कीजिए पहले। हुआ आंसर, आया कुछ? ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप पढ़ के भी ये कह सकते हैं कि आंसर नंबर डी होगा, मतलब कि द कांग्रेस डिड नॉट सपोर्ट द मूवमेंट। इज इट राइट? नहीं ना, कांग्रेस का कोalition था इन्हीं लोगों के साथ, मतलब खिलाफत मूवमेंट के साथ। गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट का प्रेसिडेंट किसको चुना गया था? गांधी जी को। गांधी जी ने सपोर्ट किया था और इनके साथ ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए ये मर्ज भी कर दिया गया था, मर्ज भी किया था। और ये आपका कहाँ से ये आ जाएगा कि कांग्रेस डिड नॉट सपोर्ट? कांग्रेस तो सपोर्ट किया था भाई, फुल फेज में सपोर्ट किया था, एक ही साथ तो हुआ था। और यहाँ पे अली ब्रदर्स किसको कहते हैं? मोहम्मद अली एंड शौकत अली को अली ब्रदर्स कहा जाता था। और 1920 में, और ये जो कैलकाटा सेशन हुआ था, कैलकाटा सेशन जो कि सितंबर में ऑर्गेनाइज किया गया था, कैलकाटा सेशन में प्रिसाइड किया था लाला लाजपत राय। इन्हीं सेशन में ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये इसको लॉन्च कर दिया गया था, नॉन कोऑपरेशन, ठीक है, मूवमेंट को लॉन्च कर दिया गया था। देख लीजिए 1920 में, ठीक है। पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ना, नहीं तो खेल हो जाएगा आपके साथ। आइए, which one among the following groups was known as no changers opposing Congress party's entry into Legislative Council following the withdrawal of non-cooperation movement। देख लीजिए, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए कि नो चेंजर्स की बात कर रहे हैं, जो कि एंट्री इनटू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉलोइंग द विथड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। विथड्रॉल के साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद एंड एम.ए. अंसारी। नेक्स्ट आया है सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, एस.सी. मित्रा, अनिल बोरन रॉय। नेक्स्ट आया है सुभाष चंद्र बोस एंड सत्यमूर्ति। नेक्स्ट श्रीनिवास आयंगर एंड बी.एस. मुंजी। कौन? ये आंसर चारों में से क्या होगा आपका राइट आंसर? देख लीजिए, आंसर्स कीजिए। कीजिए आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अरे भाई कहाँ चले गए?
सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड एम.ए. आंसारी। अगर हम बात करें एम.ए. आंसारी से शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये कौन था? ये एक डॉक्टर था, फिजिशियन, ठीक है, एज वेल एज ये फ्रीडम फाइटर भी थे, और ये था आपका नो चेंजर्स में से एक। और इन्होंने कांग्रेस की कौन से सेशन को प्रिसाइड किया था? आप कहोगे 1920 का जो सेशन हुआ था उनमें एम.ए. आंसारी ने प्रिसाइड किया था। फिर आया है आपका राजेंद्र प्रसाद, ये दो बार ये प्रेसिडेंट के रूप से चुना गया था, प्रेसिडेंट के रूप से। एक तो कंप्लीट इंडिपेंडेंट इंडिया की प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, फिर नेक्स्ट आपका पहले आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी प्रेसिडेंट किसको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा के बाद ये आपका राजेंद्र प्रसाद को ही चुना गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने 1931 का जो सेशन था कांग्रेस का, इसको प्रिसाइड किया था, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार टाइटल बरदौली सत्याग्रह की टाइम इसको मिला था। वहाँ का जो असम का जो लेडीज थे, ठीक है, लेडीज लोग थे, वो उनको सरदार टाइटल गिफ्ट किया था, मतलब बोलने के लिए, मैं गिफ्ट भी बोलूँ, ठीक है। तो ये वल्लभ भाई पटेल, ये जो 1931 का जो सेशन है, यहाँ पे इकोनॉमिक एंड फंडामेंटल राइट देने के लिए ये बात करी गई थी, इसीलिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है वल्लभ भाई पटेल के लिए। नेक्स्ट आता है आपका सी.आर. दास। इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 में, स्वराज पार्टी का गठन किया था। मोतीलाल नेहरू 1928 में प्रिसाइड किया था, ठीक है। और ये सुभाष चंद्र बोस जी ने आईएनसी को प्रिसाइड किया था 1938, जो कि हरिपुरा में हुआ था, हरिपुरा। और ये 1939 जो कि त्रिपुरी में हुआ था, ठीक है, त्रिपुरी में हुआ था। ये था आपका सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। चलिए, ये आईएनसी के अंदर मैंने बात की, चलिए इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस इंक्लूड इन इट्स गोल द इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रिंसली स्टेट? इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रिंसली स्टेट कौन से सेशन में कहा गया था? आंसर कीजिए। 1927, 29, 38, 39। कीजिए आंसर कीजिए। आया क्या आंसर? नहीं आया। अच्छा, अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। आइए, 1929 के सेशन में ये कहा गया कि इंडिपेंडेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ओके। तब बहुत सारा प्रिंसली स्टेट्स था, ठीक है, 500 के ऊपर ये प्रिंसली स्टेट्स का नंबर था। तो इसी का, इन्हीं लोगों का इंडिपेंडेंस की बात की गई। और 1929 किस लिए इम्पोर्टेंट है? यहाँ पे लाहौर सेशन हुआ था। लाहौर सेशन, भाई लाहौर सेशन लाहौर में ही होगा। 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने इस सेशन को प्रिसाइड किया, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्या हुआ? रिवर रावी के किनारे ट्राई कलर फ्लैग को उड़ाया गया। ट्राई कलर फ्लैग को पहली बार उड़ाया गया, ठीक है। और दिस ईयर इज सो मच इम्पोर्टेंट फॉर द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज मतलब कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये मांग की गई 1929। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है इस सेशन। और ये सेशन तो एम.ए. आंसारी जी ने प्रिसाइड किया। ये 1939 एंड 38 ये दोनों ही एस.सी. बोस ने प्रिसाइड किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। द लाइफ साइज टेराकोटा इमेजेस ऑफ गंगा एंड यमुना dating to the period 300 to 600 AD have been found at। ये क्वेश्चंस मैं मानती हूँ कि ये करंट अफेयर से लिया गया है, ठीक
ठीक है, पर ये हिस्ट्री के ऊपर ही आधारित है। आप क्वेश्चंस अगर पढ़ोगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहने के लिए है, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस को चुना है। तो देख लीजिए आंसर्स क्या होगा। अहित छत्र ये उत्तर प्रदेश, अखनूर कश्मीर, देवी मोरी गुजरात और भीतरगांव उत्तर प्रदेश। देख लीजिए ये आंसर्स क्या होगा, आप बताइए 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 आंसर क्या होगा। आंसर्स होगा, इसका राइट आंसर है अहित छत्र। इसका राइट आंसर है आपका अहित छत्र उत्तर प्रदेश। अहित छत्र की बात करें, ये कैपिटल ऑफ पांचाल था। ठीक है, इसकी कैपिटल था, ये पांचाल की कैपिटल था। और पांचाल की जो राजकुमारी थे वो है पांचाली और द्रौपदी। पांचाली और द्रौपदी मतलब ये महाभारत की टाइम पे। कुछ माइथोलॉजीज भी जान लीजिए। और ये जो अहित छत्र का जो रूलर था महाभारत की टाइम में, ये था आपका अश्वत्थामा। ठीक है, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा हतो इति गोजु। ओके, चलिए अहित छत्र की बात तो पूरा हो गया। और ये जो टेराकोटा की जो टेराकोटा मिली है, ये गुप्ता एज का है। ठीक है, मतलब गुप्ता पीरियड का है, गुप्ता एज का टेराकोटा। और कुछ है यहाँ पे जानने के लिए? और कुछ नहीं है। आप आगे चलिए, चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। हाँ, पहले तो आप ये मैच करके दिखाइए। मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी ये अब्दुल लतीफ, नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन ये सैयद आमिर अली, या फिर मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ये सैयद अहमद खान, या फिर एंग्लो मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन ये नवाब मोहसिनुल मुल्क। चलिए आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। हुआ क्या आंसर? इसका आंसर है आपका एंग्लो मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन। मोहसिनुल मुल्क कब बनाए ऐसे इसको? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान ने बनाया था, ये नवाब मोहसिन उल मुल्क ने नहीं बनाया था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऊपर के जितने भी है मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी अब्दुल लतीफ ने बनाए थे। फिर आपका नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन ये सैयद आमिर अली ने ही बनाए थे। नेक्स्ट आपका मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ये सैयद अहमद खान ने ही बनाए थे। ये सब के सब ठीक है आंसर्स। सिर्फ और सिर्फ ये आपका ये भी सैयद अहमद खान का ही है। एंग्लो मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन और एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन वो दोनों एक ही है, इसको गठन किया था। नेक्स्ट आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग gave reserved seat for the depressed classes in the provincial and central legislative councils that were to be voted in by the central electorate। हाँ, इसका आंसर कीजिए। ये नंबर 1 फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। यहाँ पे क्वेश्चंस को समझिए कि डिप्रेस्ड क्लास का प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अंदर ये रिजर्वेशन ऑफ सीट्स दिया जाएगा कि कौन से इनमें से किसमें कौन से एग्रीमेंट में ये कहा गया था। आंसर कीजिए पहले आप। आया कुछ आंसर? नहीं आया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पूना पैक्ट। क्या हो जाएगा? पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। 1932 में हुआ था, है ना? 1932 में यहाँ पे किस किस के बीच में हुआ था पूना पैक्ट?
ये आपका महात्मा गांधी जी और BR आम्बेडकर जी के अंदर बीच में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था, यरवेदा जेल में। तब ये महात्मा गांधी तो जेल में है, स्टार्वेशन में है, ठीक है। यरवेदा जेल, ठीक है, यरवेदा जेल। अच्छा ये बताइए, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? 1930 में। ये सेकंड कब हुआ? 1931 में। इन दोनों के टाइम ही ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो प्रिसाइड किया था हमारे महात्मा गांधी जी ने, और इन्हीं दोनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की टाइम लॉर्ड इरविन वाइसरॉय थे। ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, लॉर्ड इरविन यहाँ पे वाइसरॉय थे, ठीक है। ये क्वेश्चंस याद रखना आंसर्स को। और ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो कौन ये तीनों में मतलब पार्टिसिपेट किए थे? एक तो हो जाएगा आपका BR आम्बेडकर, ठीक है, आम्बेडकर जी, बाबा साहेब आम्बेडकर। नेक्स्ट हो जाएगा तेज बहादुर सापरू, ठीक है, तेज बहादुर सापरू जी ने, लिख लीजिए, तेज बहादुर सापरू एंड BR आम्बेडकर। और ये आता है नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। यहाँ पे आपका प्रोविंशियल डायरकी को एबोलिश कर दिया गया था, जो कि प्रोविंशियल डायरकी की बात करें, प्रोविंशियल डायरकी का बात करें तो इसको इम्प्लीमेंट किया था 1919 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। इसको ये एक्ट के थ्रू एबोलिश किया। फिर यहाँ पे सेंट्रल डायरकी इंट्रोड्यूस कर दिया, सेंट्रल में डायरकी इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, प्रोविंशियल डायरकी को खत्म करने के बाद। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इनमें से बहुत सारे प्रोविजंस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा से ज्यादा लिए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, जहांगीर गॉट इम्प्रेस्ड बाय द ओह माय गॉड, जहांगीर भी इम्प्रेस्ड हो सकता है, सोचो। Jahangir got impressed by the Turkish fluency of which one of the following European travelers and made him a mansabdar of 400 सवर। पता है ये 4000 तो मनसबदार तो दे दिए, फिर 24 परगनास का भी दे दिए। किसको दिए? विलियम हॉकिंस को, रैल्फ फिंच को, विलियम फिंच को, थॉमस कोरिएट को। आंसर कीजिए, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चंस मैंने आज तक नहीं देखे। आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा आपका विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस ये पर्शियन लैंग्वेज जानते थे। तब ना कोर्ट का मतलब मुगल कोर्ट का ऑफिशियल लैंग्वेज था पर्शियन। तो इन्होंने जब एंट्री किया 1608 में इन्होंने एंट्री किया। जब इन्होंने एंट्री किया जहांगीर से, ये पर्शियन लैंग्वेज में बात कर रहे थे, टर्किश लैंग्वेज में बात कर रहे थे। तो फिर जहांगीर तो पूरा इम्प्रेस्ड, और इनको एक टाइटल भी दिया गया था इंग्लिश खान। इंग्लिश खान, ठीक है, इंग्लिश खान का टाइटल भी दिया गया था विलियम हॉकिंस को। और हॉकिंस यहाँ पे आया था सूरत में, इनका फैक्ट्री मतलब ब्रिटिशर का सूरत में फैक्ट्री बनाने के एक मतलब प्रपोजल लेकर। तो इनको तो जहांगीर अपने कोर्ट में ही रख दिए और इनको दे दिया गया है 400 मनसब और 24 परगनास का जो पूरा सत्ता है वो उसको दे दिया गया था। पर इनका तो मतलब टारगेट तो ऐसा नहीं था। हाँ, और एक क्वेश्चन पूछता है, ये कौन से शिप से आया था? ये आपका शिप हो जाएगा हेक्टर। तो जो मैं कह रही थी कि इसका टारगेट तो ये नहीं था कि यहाँ पे रहे और यहाँ का जो मनसब है वो संभाले, ऐसा तो कुछ इनका टारगेट नहीं था। वो फिर लौट गए। फिर यहाँ पे आया टॉमस रो। टॉमस रो, ओके, ये आया है 1615 में, ठीक है। इन्होंने ये सूरत पे मतलब फैक्ट्री बनवाने का परमिशन पहले
पहले ली, ठीक है। और ये जो नाम आप देख रहे हैं ना रैल्फ फिच, ये आया था अकबर के टाइम में, अकबर की कोर्ट में, अकबर कोर्ट में ये आया था रैल्फ फिच। ओके, ये क्वेश्चंस भी पूछते हैं आपसे। तो चलिए विलियम हॉकिंस की तो बात हो गए, तो आगे बढ़ते हैं। आइए, which one of the following Sufi saints of Qadiriya order was condemned by Aurangzeb for his discussion of Wadat al-Wujud? Wadat al-Wujud, ये पता है ये वजद al-Wujud का ये जो टर्म है इसका मीनिंग क्या है? मतलब सत्ता के लिए कुछ भी मतलब होता है ना ऐसे डिस्कशन, सत्ता के लिए डिस्कशन, ये होता है आपका वदत अल वजूद विद हिज फादर शाहजहां एंड एल्डर ब्रदर दारा शिको। ठीक है, दारा शिको एंड शाहजहां के साथ जब सत्ता पे बैठने के लिए ये बात हो रहे थे, मतलब सूफी सेंट कौन था ये सूफी सेंट, यही आपको आंसर करना था। कंडेम किसको किया था, कौन किया था? ये औरंगजेब। मतलब होता ही है औरंगजेब का सत्ता चाहिए था, और ये पसंद क्यों करेंगे कि पापा ने बड़े भाई को ये सत्ता संभालने का सलाह दे रहे हैं, ये तो पसंद नहीं था ना, इसीलिए इस पे कंडेम कर दिया गया था। तो आंसर्स कीजिए, ये शेख अब्दुल कदीर, शेख हमीद, मियां मीर और मुल्ला शाह। कीजिए आंसर। हुआ कि नहीं? आंसर हुआ, आया। ये इसका आंसर हो जाएगा मियां मीर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और औरंगजेब का ताजमहल का जो मतलब नकल बनाया है, ये क्या है? ताजमहल का बीवी का मकबरा। ये कहाँ पे है? ये औरंगाबाद में है। औरंगाबाद, पता है औरंगाबाद का नाम चेंज होकर क्या नाम दिया गया है? संभाजी नगर। ठीक है, और शाहजहां का तो पता ही है, शाहजहां के और ये और क्या बताए हम, हमारे हिस्ट्री क्लास ज्वाइन कर लीजिए, तब तो पता चल ही जाएगा। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट है आपका द म्यूजिकल ट्रीटीज संगीत शिरोमणि was dedicated to which one of the following rulers? ये क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। संगीत शिरोमणि कौन से रूलर को कहा जाता था, डेडिकेट किया जाता था? आंसर्स कीजिए। सुल्तान सिकंदर लोदी, इब्राहिम शाह सारिकी ऑफ जौनपुर, बहादुर शाह ऑफ गुजरात, राजा मान सिंह तोमर ऑफ ग्वालियर। ये क्वेश्चंस गलत होता है, सच बता रही हूँ। ज्यादा से ज्यादा गलती इस क्वेश्चंस के लिए होता है। आंसर कीजिए, पहले तो आप आंसर कीजिए, फिर हम देखते हैं। आया कुछ आंसर? ये आंसर हो जाएगा इसका इब्राहिम शाह सारिकी ऑफ जौनपुर। इसको म्यूजिकल ट्रीटी संगीत शिरोमणि डेडिकेट किया गया था। मतलब म्यूजिकल एक ट्रीटीज हुआ था जो कि इनको टारगेट करके, जो कि संगीत शिरोमणि कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए कहा गया है आपको संस्कृत टेक्स्ट, जितने भी संस्कृत टेक्स्ट है इसको आपको अर्लीस्ट से आपको अरेंज करना है, जो कि नंबर 1 में है बृहद संहिता ऑफ बराहमिहिर, सेकंड सुश्रुत संहिता, नेक्स्ट है आपका अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि, नेक्स्ट है आपका नाट्य शास्त्र ऑफ भरत मीन्स भरत मुनि। मिलाइए, अरेंज कीजिए। टाइम पीरियड अगर आपको याद है तो ये कुछ भी नहीं है आपके पास। ठीक है, बहुत ही इजी है ये, कीजिए। हुआ कि नहीं हुआ?
यहाँ पे आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी। पहले ये आएगा, सबसे अर्लीस्ट था ये भरत मुनि। भरत मुनि सबसे अर्लीस्ट था, पहले तो ये आ जाएगा 4। नेक्स्ट ये अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि। अच्छा, अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि, पाणिनि का जो टाइम पीरियड है ये है पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा के टाइम, मतलब इनका प्रीस्ट थे पाणिनि। और ये जो अष्टाध्यायी है ये एक संस्कृत ग्रामर है, ठीक है, संस्कृत ग्रामर है। ये पुष्यमित्र शुंगा एक ब्राह्मण रूलर था जो कि मौर्यन जो किंग थे, लास्ट मौर्यन किंग कौन था? मौर्यन किंग था बृहद्रथ। ओके, बृहद्रथ को असैसिनेशन करके इन्होंने थ्रोन की, ठीक है, पुष्यमित्र शुंगा। नेक्स्ट आया है आपका सुश्रुत संहिता। इन्होंने चंद्रगुप्ता 2 के कोर्ट केस फिजिशियन थे, जो कि सुश्रुत संहिता, सुश्रुत ने लिखा है सुश्रुत संहिता। और ये चंद्रगुप्ता 2 के नवरत्न में शामिल थे, ठीक है, मतलब कोर्ट में शामिल थे। गुप्ता पीरियड हो गया। नेक्स्ट ये आपका फिर ये आएगा आपका बृहद संहिता। तो बृहद संहिता पहले लिखा गया था, फिर आएगा आपका सुश्रुत संहिता, जैसे कि यहाँ पे अरेंज है 4, 3, 1 and 2। पहले तो 1 आएगा, फिर आएगा आपका 2। और ये वराह मिहिर, ये भी चंद्रगुप्ता 2 के कोर्ट में थे और ये भी गुप्ता एज में लिखा गया था। पर पहले ये बृहद संहिता लिखा गया है, फिर आपका सुश्रुत संहिता लिखा गया है। ये बृहद संहिता ये एस्ट्रोनॉमी के ऊपर एक बुक है, इसके ऊपर आपका एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। चलिए, आज का क्लास तो यहीं पर खत्म होता है PYQ का। अगर आप अभी भी ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो फिर डाउनलोड कीजिए, लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही। तो चलिए अपना तैयारी को और भी ज़्यादा ज़ोरदार करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए यहीं तक, बाय बाय। और ये आप अवेल कर ले, जल्दी से जल्दी, इंडिपेंडेंस डे ऑफर में चल रहे हैं, ठीक है।